वेलकम टू द डिबेट। आपके दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। और जब हम शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मेरा मतलब है अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में, लगभग 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। 100 बिलियन? वाह। हाँ, मतलब नंबर लगभग बराबर हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर हमारे दिमाग और इस विशाल ब्रह्मांड की बनावट के बीच कोई गहरा गुप्त रिश्ता है? और यही वो सवाल है जो आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। मैं इस पूरे विषय को एक भौतिक या कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल नजरिए से देखती हूँ। जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड वैज्ञानिक नजरिया है। बिल्कुल। मेरा मानना है कि हम बस तारों की भट्टियों में बने तत्वों से निर्मित हैं। कार्ल सेगन के मशहूर पेल ब्लू डॉट के नजरिए से देखें तो हम इस विशाल ठंडे ब्रह्मांड में एक मामूली सी धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा सबसे गहरा संबंध विशुद्ध रूप से भौतिक है। देखिए, भौतिक उत्पत्ति कहानी की शुरुआत जरूर है, लेकिन मैं इसे पूरी कहानी नहीं मानता। मेरा नजरिया यहाँ आपसे थोड़ा अलग है। अच्छा। हाँ, मैं इसे एक स्ट्रक्चरल और इमर्जेंट यानी उभरती हुई जटिलता के नजरिए से देखता हूँ। मानव मस्तिष्क और कॉस्मिक वेब के बीच जो चौंकाने वाली संरचनात्मक समानताएं हैं और जिस तरह से चेतना विकसित हुई है, यह साबित करता है कि हम ब्रह्मांड के बनाए हुए कोई पैसिव या निष्क्रिय उत्पाद नहीं हैं। हम इसके विकास में एक एक्टिव भूमिका निभाते हैं। खैर, चलिए इस बहस को थोड़ा खोलते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप एक गहरा, लगभग दार्शनिक संबंध क्यों खोजना चाहते हैं, लेकिन यह दर्शन नहीं है, यह विज्ञान है। विज्ञान के हिसाब से पहले हमें अपनी भौतिक असलियत को तो स्वीकार करना होगा ना। देखिए, अगर हम 13.8 बिलियन साल पीछे जाएं, बिग बैंग के ठीक बाद के समय में, तो ब्रह्मांड में क्या था? हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा बहुत लिथियम, बस। लेकिन आज आप खुद को देखिए, हमारे डीएनए में कार्बन है, हमारी हड्डियों में कैल्शियम है, हमारे खून में जो आयरन है, ये सब बिग बैंग में नहीं बना था। बिल्कुल, ये सारे भारी तत्व बहुत बाद में बने। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो फिर आप ये भी मानेंगे कि ये भारी तत्व स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया से बने हैं। अरबों सालों तक जब विशाल तारे जले और फिर अपनी जीवन के अंत में सुपरनोवा बनकर फटे, तब जाकर ये तत्व अंतरिक्ष में फैले। हाँ, सही बात है। कार्ल सेगन और रॉबर्ट फ्लेक के काम को देखें तो ये बात कोई कविता नहीं है। ये एक हार्ड साइंटिफिक फैक्ट है कि हम सचमुच सितारों की राख हैं। मतलब हम इस पूरी गैलेक्टिक हाइड्रोजन इंडस्ट्री के लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये फैक्ट हमें चीख कर बताता है कि हम पूरी तरह से रसायनों और ग्रेविटी के रहमो करम पर हैं। आकार के नजरिए से हम बिल्कुल नगण्य हैं। तो फिर आप इसमें किसी रहस्यमयी स्ट्रक्चरल समानता को क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, आपका ये तर्क कि हम स्टार स्टफ से बने हैं अपने आप में बहुत मजबूत है। मैं से इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्या? लेकिन आप सिर्फ मटेरियल यानी सामग्री पर रुक गई हैं। क्या आपने सोचा है कि इस सामग्री से जो स्ट्रक्चर बना है वो हमें क्या बता रहा है? नॉटिलस में प्रकाशित फ्रैंको वाजा और अल्बर्टो फिलेटी के रिसर्च को देखिए। जैसा कि हमने शुरू में कहा, हमारे दिमाग में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ब्रह्मांड में 100 बिलियन आकाशगंगाएं। अरे, लेकिन सिर्फ नंबरों का एक जैसा होना कोई सबूत तो नहीं है। ये तो एक संयोग भी हो सकता है ना? बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, बात उनके काम करने के तरीके और डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी की है। दोनों नेटवर्क की जटिलता लगभग एक समान है। हमारे दिमाग की मेमोरी क्षमता लगभग 2.5 पेटाबाइट मानी गई है। ठीक है। और आपको पता है कि कॉस्मिक वेब की जटिलता को स्टोर करने के लिए कितने डेटा की जरूरत है? कितना? लगभग 1 से 10 पेटाबाइट। दोनों एकदम एक ही रेंज में आते हैं। इसके अलावा केनेथ ऑगस्टिन का शोध एक कदम और आगे जाता है। वे कहते हैं कि ये जो हमारी चेतना है, ये इवोल्यूशन में एक एक्टिव फोर्स है। ये एक ट्रांस रोबोटिक प्रोसेस है जो सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के बंधे बंधाए नियमों से परे काम करती है। हम सिर्फ राख नहीं है, हम एक आईना है जो ब्रह्मांड को खुद उसकी तस्वीर दिखा रहा है। ट्रांस रोबोटिक प्रोसेस, मतलब आप कह रहे हैं कि फिजिक्स के नियम हम पर लागू नहीं होते? पूरी तरह से ऐसा नहीं है, पर हाँ, देखिए, मैं मानती हूँ कि वोजाका और फिलेटी का डेटा चौंकाने वाला है।
एक पल के लिए ये सचमुच आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। लेकिन फिर मैं हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले डेटा और उस विशाल टाइमलाइन को देखती हूँ। टाइमलाइन से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब हम हबल के जरिए ब्रह्मांड में देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं, है ना? हम सूरज को वैसा देखते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी को हम 4 साल पुराना देखते हैं और GN-Z11 नाम की गैलेक्सी को 13.4 बिलियन साल पहले के रूप में। हाँ, प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। बिल्कुल। और इस टाइमलाइन को समझने पर पता चलता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी धीमी, कितनी विशाल और हमारे बिना भी कितनी मुकम्मल है। हम इस 13.8 बिलियन साल लंबी फिजिकल चेन के एकदम आखिरी, बहुत ही छोटे से हिस्से हैं। इतने बड़े समय और दूरी के स्केल पर न्यूरॉन्स और आकाशगंगाओं का एक जैसा दिखना मुझे एक स्ट्रक्चरल कनेक्शन से ज़्यादा बस एक फिजिकल इत्तेफाक लगता है। मुझे लगता है कि आप ब्रह्मांड को एक बहुत ही पैसिव या कहें तो एक शांत बैकग्राउंड की तरह देख रही हैं, जहां बस चीजें हो रही हैं और हम अचानक से आ गए। तो और क्या है? वाजा और फैलिटी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि दिमाग और ब्रह्मांड एक जैसे दिखते हैं, उन्होंने बाकायदा एक पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया। एक सेकंड रुकिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। ये क्या है और हमारे तर्क के लिए क्यों जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। तो पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस एक तरीका है जिससे वैज्ञानिक ये नापते हैं कि किसी बड़े स्ट्रक्चर के अंदर छोटे-छोटे स्ट्रक्चर्स या उतार चढ़ाव कैसे फैले हुए हैं। ये देखता है कि क्या हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के पैटर्न एक खास तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि इंसान के सेरिबेलम में 0.1 से 1 मिलीमीटर के स्केल पर जो पैटर्न है, वही सेम पैटर्न कॉस्मिक वेव में करोड़ों प्रकाश वर्ष के स्केल पर मौजूद है। तो क्या ये सिर्फ एक फ्रैक्टल पैटर्न नहीं है? जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती हैं, बड़ी शाखा से छोटी शाखा निकलती है और सब एक जैसी ही दिखती हैं। प्रकृति में फ्रैक्टल पैटर्न तो आम बात है, इसमें इतना हैरान होने वाला क्या है? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये बादलों या पेड़ों की तरह कोई साधारण फ्रैक्टल नहीं है जो हर स्केल पर एक जैसा दिखता हो। ये एक स्केल डिपेंडेंट, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड? हाँ, इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स और गैलेक्सीज दोनों ने अपने अपने साइज और स्केल पर एक ऑप्टिमल कम्प्लेक्सिटी यानी एक इष्टतम जटिलता हासिल कर ली है। ये महज संयोग नहीं है, ये बताता है कि दोनों सिस्टम्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के एक ही फंडामेंटल नियम को फॉलो कर रहे हैं। ये एक अच्छी थ्योरी है, लेकिन मुझे इसमें कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का कोई साफ कनेक्शन नजर नहीं आता। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए एक डिजिटल कैमरा है। क्या आप ये कहेंगे कि उस कैमरे के अंदर की जो वायरिंग है वो उस पहाड़ के स्ट्रक्चर से कोई गहरा संबंध रखती है जिसकी वो तस्वीर खींच रहा है? बिल्कुल नहीं। हम उसी स्टारडस्ट से बने हैं, उन्हीं फिजिकल लॉज के अंडर इवॉल्व हुए हैं। तो क्या ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी उसी ब्रह्मांड के नियमों का एक्सटेंशन हो? हम एक ही बड़ी मशीन के पुर्जे हैं, तो पुर्जे एक जैसे ही काम करेंगे ना? इसमें कोई रहस्यमय या गहरा चेतनात्मक जुड़ाव कहाँ से आ गया? देखिए, कैमरे का उदाहरण सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन ये चेतना की असलियत को बहुत छोटा कर देता है। कैसे छोटा कर देता है? मतलब कैमरा खुद से ये तय नहीं करता कि उसे कौन सी तस्वीर लेनी है, हमारी चेतना तय करती है। आप कह रही हैं कि सब कुछ पहले से तय है, यानी डिटर्मिनिस्टिक है। एक सेल के बनने से लेकर इंसान के सोचने तक सब सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। लेकिन यहीं पर केनेथ ऑगस्टिन का शोध आपके कैमरे वाले लॉजिक को फेल कर देता है। इवोल्यूशन तो डिटर्मिनिस्टिक ही है ना, एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन। इसमें फ्री विल कहाँ से आ गई? ऑगस्टिन इवोल्यूशनरी स्टेट चेंजेस की बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब जीवन की शुरुआत हुई तो वो टाइम 1 था। तब जीव पूरी तरह से रोबोटिक थे। जैसे एक स्मार्ट होम का थर्मोस्टेट होता है, कमरे का तापमान गिरेगा तो हीटर अपने आप चालू हो जाएगा। सेल्यूलर लेवल पर सब कुछ एक फिक्स्ड इनपुट आउटपुट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे जीव जटिल होते गए, उनके सामने ऐसी समस्याएं आई जिन्हें सिर्फ रोबोटिक या फिक्स्ड रिएक्शन से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तब इवोल्यूशन ने टाइम 2 में प्रवेश किया। और ये टाइम 2 क्या है? जीवों ने ट्रांस रोबोटिक क्षमताएं विकसित की, यानी
अब वो सिर्फ रिएक्शन नहीं दे रहे थे, वो चुनाव कर रहे थे। लेकिन ये चुनाव भी तो दिमाग में हो रहे केमिकल रिएक्शंस का ही नतीजा है ना। आप स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि चेतना या हमारी चॉइस भौतिक दुनिया के नियमों से स्वतंत्र होकर काम करती है, लेकिन प्राकृतिक चयन एक अंधी प्रक्रिया है। डीएनए का रेप्लिकेशन, एटीपी का बनना, ऊर्जा की खपत, ये सब पूरी तरह से एक रोबोटिक ढांचे में काम करते हैं। एवोल्यूशन का कोई गोल या इच्छा नहीं होती। ये कहना कि कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस फिजिक्स के बाहर जाके काम कर सकती है, मेरा मतलब है ये तो विज्ञान की मूल नींव पर ही सवाल उठाना है। और शायद हमें उस नींव को फिर से देखने की जरूरत है। ऑगस्टिन समझाते हैं कि ट्रांस रोबोटिक प्रक्रियाएं वास्तव में क्या करती हैं। वे अचेतन स्तर पर ऊर्जा को इस फिजिकल दुनिया से बाहर निकालती हैं और फिर एक नई दिशा के साथ वापस डालती हैं। मैं समझी नहीं। ऊर्जा को दुनिया से बाहर निकालती हैं? ये तो थर्मोडायनामिक्स के नियमों के सीधे खिलाफ है। इसे क्वांटम यांत्रिकी के पैरामीट्रिक डाउन कन्वर्जन के नजरिए से समझते हैं। आसान भाषा में यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक हाई एनर्जी कण जैसे एक फोटॉन अचानक दो छोटे और उलझे हुए यानी इंटैंगल्ड फोटोनों में बढ़ जाता है। हाँ, वो क्वांटम लेवल पर होता है। बिल्कुल, ऊर्जा एक नया रूप ले लेती है। जैविक प्रणालियों में ऑगस्टिन कहते हैं कि ऊर्जा का एक हिस्सा फिजिकल दुनिया में रहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक तरह के मेंटालिटी स्पेस या चेतना के क्षेत्र में चला जाता है। मेंटालिटी स्पेस। हाँ, जब कोई जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करता है तो वह चेतना उस ऊर्जा को वापस फिजिकल दुनिया में इंजेक्ट करती है। इससे हमारे दिमाग के मॉलिक्यूल्स अपने फिक्स्ड फिजिकल रास्तों से भटक जाते हैं। हाँ, ये मास एनर्जी और मोमेंटम के संरक्षण कानूनों का उल्लंघन करता है, और यही वह पॉइंट है जहां एवोल्यूशन अंधा नहीं रह जाता। हमारी इच्छाएं भौतिक दुनिया को चला रही हैं। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकती। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ। यदि इंसान की चेतना मास एनर्जी के कंजर्वेशन लॉस को तोड़ती है, तो हमने आज तक इसे किसी भी लेबोरेटरी में नापा क्यों नहीं है? क्योंकि सोचिए, जब हम ओरायन तारामंडल में बीटलजूस तारे को देखते हैं जो हमसे 700 प्रकाश वर्ष दूर है, तो हम जानते हैं कि उसका चमकना, उसका धीमा होना और उसका भविष्य में फटना सब कुछ एकदम कठोर भौतिक नियमों से बंधा है। वे भौतिक नियम जो पूरे ब्रह्मांड में अरबों सालों से एक जैसे हैं। तो इंसान का दिमाग जो उसी बीटलजूस जैसी स्टारडस्ट से बना है, उन्हीं भौतिक नियमों से कैसे बच सकता है? विज्ञान इसी बात पर टिका है कि फिजिक्स के नियम हर जगह और हर समय लागू होते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब और तार्किक सवाल है, लेकिन कुकू और पिट्स के रिसर्च को देखिए। उनका काम यह साफ करता है कि कंजर्वेशन लॉज असल में कैसे काम करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम तभी लागू होता है जब समय के साथ समरूपता यानी सिमेट्री ओवर टाइम होती है, और गति संरक्षण तब काम करता है जब स्पेस में समरूपता होती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि चेतना इस समरूपता को ही तोड़ रही है? बिल्कुल। ट्रांस रोबोटिक प्रक्रियाएं पूरे ब्रह्मांड के नियमों को एक साथ नहीं तोड़ती हैं। यह कोई जादू नहीं है कि अचानक कोई तारा बिना कारण फट जाए। ये उल्लंघन बेहद लोकलाइज्ड और इंटरमिटेंट होता है। मतलब बहुत छोटे स्तर पर? हाँ, ये सिर्फ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बेहद जटिल बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर और कुछ मिलीसेकंड्स के लिए होता है। यही कारण है कि आज हमारे पास जो मेजरमेंट के उपकरण हैं वे इसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन ये एक सैद्धांतिक रूप से टेस्ट करने योग्य हाइपोथेसिस है। ये मान लेना कि हमने 21वीं सदी में साइंस के सारे टूल्स बना लिए हैं और सब कुछ नाप लिया है, हमारी बौद्धिक विनम्रता के खिलाफ हो गया ना। मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही आकर्षक थ्योरी है। विचार के स्तर पर यह बहुत दिलचस्प है कि हम फिजिक्स के नियमों को अपने दिमाग में मोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी मुझे लगता है कि ये हमें एक झूठा अहंकार दे रहा है। अहंकार कैसे? मैं आपको वापस कार्ल सेगन के पेल ब्लू डॉट की तरफ लाना चाहती हूँ। जब वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने 4 बिलियन माइल दूर से हमारी पृथ्वी की वो फोटो ली थी, एक अंधेरे बैकग्राउंड में तैरता हुआ एक छोटा सा पीला नीला बिंदु, तब सेगन ने एक ऐसी सच्चाई बताई थी जिससे हम भाग नहीं सकते। हमारा इस ब्रह्मांड में कोई खास या विशेषाधिकार प्राप्त स्थान नहीं है। हम ब्रह्मांड के कोई सेंटरपीस नहीं हैं। मैं ये मानता हूं कि हम सेंटर में नहीं हैं, लेकिन क्या साइज का छोटा होना हमारी अहमियत को खत्म कर देता है? साइज हमें हमारी असलियत दिखाता है।
आप देखिए, हमारी अपनी आकाशगंगा के ठीक बगल में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। हबल इमेजरी हमें लगातार याद दिलाती है कि हम स्पेस और टाइम दोनों में कितने छोटे और मामूली हैं। और सेगन के अनुसार ये कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है। इसके उलट, जब हमें पता चलता है कि ये ब्रह्मांड हमारी कोई परवाह नहीं करता, तो यह हमें एक दूसरे के प्रति दयालु होने की जिम्मेदारी सिखाता है। हमें अपने इस एकमात्र घर को बचाना है, क्योंकि बाहर कोई और नहीं है जो हमारी मदद करेगा। ब्रह्मांड हमें कोई विशेष महत्व नहीं देता, ये महत्व हमें खुद एक दूसरे को देना होगा। देखिए, पेल ब्लू डॉट का वो नजरिया सच में बहुत काव्यात्मक और इमोशनल है। मैं उसकी कदर करता हूँ। स्पेस के नजरिए से हम बहुत छोटे हैं, ये एक फैक्ट है। लेकिन मैं इस निष्कर्ष को पूरी तरह खारिज करता हूं कि हम मामूली या नगण्य हैं, क्योंकि चार्ल्स एम फेयर के विचार इस पूरी बहस को एक नया रूप देते हैं। कैसे? जैसे ही इंसान के अंदर इस चेतना का विकास हुआ, उसने सिर्फ अपने आप को ही नहीं बदला, उसने पूरी इवोल्यूशनरी प्रक्रिया की दिशा को ही पलट दिया। इवोल्यूशन तो अभी भी चल रहा है ना? दिशा कैसे पलट गई? हाँ, चल रहा है, लेकिन पहले इवोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से जीवों को ढाल रहा था। चार्ल्स एम फेयर कहते हैं कि चेतना के आने से एक भयानक बायोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हुआ। मनुष्य धरती पर शायद पहला जीव बना जिससे अपनी मृत्यु की अनिवार्यता का पता चला। एक हिरन तभी डरता है जब शेर सामने हो, लेकिन इंसान को पता था कि शेर न हो तब भी एक दिन उसे मरना ही है। लेकिन ये तो एक साइकोलॉजिकल बात हो गई। इसका इवोल्यूशन से क्या लेना देना? ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी पर सीधा असर डाल रहा था। मौत के इस लगातार एहसास ने इंसान के फाइट और फ्लाइट सिस्टम को परमानेंटली ट्रिगर कर दिया। सोचिए, अगर आप 24 घंटे इसी डर में जिएं कि आप मरने वाले हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल कितना बढ़ जाएगा। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, आप ना शिकार कर पाएंगे, ना समाज बना पाएंगे। इंसान की जो हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज थीं, वे तो इसी स्ट्रेस में नष्ट हो जाती हैं। इंसान एक्सटिंक्ट हो सकता था। तो फिर हम बचे कैसे? आपके हिसाब से हमने इस बायोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना कैसे किया? हमने मृत्यु के बाद का जीवन जैसी अमूर्त अवधारणाओं का आविष्कार किया। आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, ये सब कोई फिजिकल चीजें नहीं है, ये हमारी चेतना की उपज है। लेकिन इन गैर भौतिक विचारों ने हमारे बायोलॉजिकल फाइट और फ्लाइट सिस्टम को शांत कर दिया। एक विचार ने इंसान की हार्ट रेट और स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल किया। वाओ! इसका सीधा मतलब है कि हमारी चेतना ने, जो कि एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट चीज है, हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल को मुमकिन बनाया। हम अंधी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हमारे विचार इस फिजिकल दुनिया को एक्टिवली शेप कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड में सिर्फ धूल के कण नहीं हैं, हम वो जरिया हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को समझता है और अपनी ही प्रक्रिया में दखल देता है। ये वाकई एक शानदार तर्क है। मैं मानती हूँ कि इस तरह से सोचने पर मानव इतिहास और धर्म का इवोल्यूशन बिल्कुल नए तरीके से समझ आता है। लेकिन और मैं यहाँ पर अपने मूल विचार पर वापस आऊंगी। हाँ, बताइए। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को जूम आउट करके देखें, तो ये चेतना और मौत के डर से बचने के लिए बनाई गई ये पूरी वैचारिक व्यवस्था, ये सब क्या है? ये भी तो उसी ब्रह्मांडीय प्रक्रिया का एक बायोलॉजिकल टूल है। बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन का इकट्ठा होना, तारों का जलना, उनका फटना, भारी तत्वों का बनना और उसी कार्बन से एक दिमाग का बनना जो अपने सर्वाइवल के लिए कहानियां गढ़ता है। ये 13.8 बिलियन साल का एक अटूट, बिना रुके चलने वाला भौतिक क्रम है। हमारे विचार भले ही हमें कितना भी खास महसूस कराएं, लेकिन हमारी सबसे गहरी सच्चाई फिजिकल है। तारों के अंदर रसायनों का वो निर्माण ही वो असली धागा है जो हमें ब्रह्मांड के इतिहास से जोड़ता है। हम स्टारडस्ट हैं और यही हमारी सबसे गहरी आइडेंटिटी है। मैं ये कभी नहीं नकारूंगा कि हम स्टारडस्ट हैं, वो हमारी बुनियाद है। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि हमारी कहानी नींव पर आकर खत्म नहीं होती। वाजा और फिलेटी का रिसर्च जो न्यूरॉन्स और आकाशगंगाओं के बीच उस गहरी स्ट्रक्चरल समरूपता को दिखाता है। हाँ, ऑगस्टिन का ट्रांस रोबोटिक चेतना का सिद्धांत जो ये बताता है कि कैसे हम सिर्फ रोबोटिक मशीन नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र चुनाव कर सकते हैं, और फेयर का ये दिखाना कि कैसे एक विचार ने हमारे इवोल्यूशन को बचाया, ये सब ये साबित करते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के केवल एक बाय प्रोडक्ट या बचे हुए हिस्से नहीं हैं। हम ब्रह्मांड के एक एक्टिव मिरर हैं।
हमने जटिलता का जो स्तर हासिल कर लिया है वो ब्रह्मांडीय पैमाने पर होने वाली किसी भी बड़ी घटना के बराबर है। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हम इस बात पर आकर टिकते हैं कि चाहे हम अपनी शुरुआत को अपने खून के आयरन और शरीर के कार्बन में खोजें या फिर अपने दिमाग की उन जटिल संरचनाओं में जो सीधा कॉस्मिक वेब की तरह दिखती हैं, इस ब्रह्मांड के साथ हमारा नाता असाधारण रूप से गहरा और हैरान करने वाला है। बिल्कुल सही कहा, हम दोनों ही तरीके से ब्रह्मांड से जुड़े हैं। ये जो सोर्स मटेरियल है ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि हमें और ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। मुझे लगता है श्रोताओं को भी इन दोनों नजरियों पर विचार करके अपना खुद का निष्कर्ष निकालना होगा। बिल्कुल। क्या हम सिर्फ उन ब्रह्मांडीय ईंटों से बनी एक शांत इमारत हैं जो बस वक्त के साथ खड़ी हैं, या हम उस इमारत में गूंजने वाली वो पहली सचेत आवाज हैं जिसने पलटकर ब्रह्मांड से पूछा, मैं कौन हूं? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।